तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो 7th फेज में शिक्षकों की बहाली होने वाली है वो बीपीएससी के माध्यम से होगी। तो ऐसे में जितने सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं या नियोजित शिक्षक है उसको जो है अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक बीपीएससी जो है सिलेबस को तैयार करेगी तब तक आपका बहुत तैयारी हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें जीएस पेपर को ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी को लेकर हम जो है बिहार समग्र का जो बुक आता है उसका नोट्स तैयार किए हैं और आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कला एवं संस्कृति में मौर्य कला से शुरुआत किए हैं हम। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है वो प्राचीन भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। हड़प्पा काल के पश्चात सर्वप्रथम मौर्य काल में ही कला एवं स्थापत्य का स्पष्टतः प्रकट होता है। यानी हड़प्पा काल के बाद कला जो स्पष्ट प्रकट होता है वो मौर्य काल में ही होता है। मौर्य काल से पूर्व कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी, ईंटें तथा घास फूस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स, पाषाण मतलब होता है यहाँ पर पत्थर, यानी पत्थर का जो प्रयोग किया सर्वप्रथम वो मौर्य काल में ही किया गया। मौर्य काल को कई रूपों में विभाजित किया है, जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, सिक्के एवं पेंटिंग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मौर्य काल को बहुत छोटा रूप में तैयार किया है। फ्रेंड्स, मौर्य काल में जो है कला के दो रूप थे, पहला राजकीय कला, दूसरा लोक कला। राजकीय कला में जो है चंद्रगुप्त के राजप्रसाद यानी राजमहल जो थे, उसके बाद जो अशोक स्तंभ था, उसके बाद अशोक और उसके पुत्र जो गुफा तैयार किया था उसमें जो कला बनाया गया था वो राजकीय कला के अंतर्गत आता है। दूसरा है लोक कला। लोक कला में जो है स्वतंत्र कलाकार यानी कोई भी कलाकार जो वस्तुएं निर्मित करती थी, जो प्रतिमा बनाती थी, वो जो है लोक कला के अंतर्गत आता है, जिसमें दीदार नगर एवं बेशनगर की यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां शामिल है और मिट्टी की मूर्तियां जितना सारा है वो लोक कला के अंतर्गत ही आता है। मौर्य कला को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो भागों में विभक्त किया है, पहला राजकीय कला, दूसरा लोक कला। लोक कला के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यक्ष यक्षी की मूर्तियाँ आ जाती है। राजकीय कला में यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य कालीन जो कला तैयार किया गया है, उसके बाद अशोक कालीन में बांट दिया है, उसके बाद दशरथ कालीन में बांट दिया है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य कालीन जो है वो कुम्हरार से प्राप्त राजप्रसाद है। राजप्रसाद मतलब राजमहल, यानी कुम्हरार में जो राजमहल प्राप्त हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। दूसरा स्तूप, स्तंभ, बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का जो निर्माण किया गया था वो अशोक के द्वारा किया गया था। तीसरा यहाँ पर नागार्जुन की पहाड़ियों में जो गुफाओं का निर्माण किया गया था वो दशरथ कालीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौर्य कला को दो भागों में विभक्त किया गया है, पहला राजकीय कला और दूसरा लोक कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजप्रसाद जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित पाटलिपुत्र में स्थित है राजप्रसाद, जिसे राजमहल भी कहते हैं। एस्ट्रेबो एवं मेगास्थनीज के अनुसार ये यात्री थे जो भारत दर्शन को आए थे। इनके अनुसार यह गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित है। उसके बाद वो कहते हैं कि राजप्रसाद एक सभा भवन, अनेक खंभों वाला एक विशाल हॉल था जिसमें 84 पाषाण स्तंभ पाए गए हैं। इस सभा भवन की छत एवं फर्श लकड़ी की बनी हुई थी जो 140 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के करीब 600 साल बाद आए फाहियान। फ्रेंड्स, फाहियान जो है वो चीनी यात्री थे। इसमें वो राजप्रसाद की भव्यता को देखकर इसे मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित बताया है। यानी चीनी यात्री जो फाहियान थे वो राजप्रसाद को मानव निर्मित नहीं देव निर्मित बताया था। समझ सकते हैं कि कितना भव्यता होगा उसमें। उसके बाद यूनानी यात्री मेगास्थनीज के अनुसार नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवारें यानी जिसे प्राचीर कहते हैं
जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र बने हुए थे। प्राचीर के चारों ओर 60 फुट गहरी और 600 फुट चौड़ी एक खाई थी। नगर आने जाने के लिए 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। ये कौन, किसके अनुसार? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ के थे? यूनान के थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है स्तंभ की चर्चा की गई है। स्तंभ जो है चुनार के बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित मौर्य कालीन वास्तुकला के सबसे अच्छा उदाहरण अशोक के एकात्मक स्तंभ है, जिसका निर्माण उसने धम्म प्रचार के लिए किया था। अशोक स्तंभों में सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ सर्वोत्तम है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। गणतंत्र भारत की सरकार ने 26 जनवरी 1950 से चतुर्सिंह स्तंभ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक माना। इसे अशोक लाट या सारनाथ सिंह स्तंभ भी कहा जाता है। यानी चतुर्सिंह स्तंभ को हम अशोक लाट भी कह सकते हैं या सारनाथ सिंह स्तंभ भी कह सकते हैं। इस पर 4 आकर्षक सिंह पीठ से पीठ सटाकर चारों दिशाओं में मुंह किए गर्जना करते हुए एक प्रहरी के रूप में बैठे हुए हैं। यानी चतुर्सिंह स्तंभ जो है उस पर 4 सिंह बैठा हुआ है, जिसमें चारों पीठ सटा के चारों दिशाओं की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, जिसके मस्तक पर एक महाधम्म चक्र स्थापित है जिसमें 32 तीलियां थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें चतुर्सिंह के नीचे 4 पशुओं हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह यानी चारों पशुओं की आकृति बनी हुई है। हर पशु के बीच 24 तीलियों वाले चक्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं, जिसे भारत के राष्ट्र ध्वज में अपनाया गया है। यानी चतुर्सिंह स्तंभ जो है सारनाथ का स्तंभ, उसके निचला भाग में जो है वहाँ पर 4 पशु बनाया गया है, जिसमें हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह है, और सभी पशुओं के बीच में 24 तीली वाला चक्र बनाया गया है। इसी तीली का प्रयोग, इसी चक्र का प्रयोग जो है हम राष्ट्रीय ध्वज में करते हैं। अब यहाँ पर ईरानी स्तंभ और अशोक स्तंभ के बीच जो है अंतर बताया गया है। अशोक स्तंभ जो है वो एकात्मक यानी एक ही पत्थर से तराशा गया है, लेकिन ईरानी स्तंभ जो है वो टुकड़ों में जोड़कर बनाया गया है। अशोक स्तंभ जो है स्वतंत्र रूप से विकसित है, यानी कि खुले आसमान में वो विकसित किया गया है, जबकि ईरानी स्तंभ जो है वो विशाल भवनों में लगाए गए हैं। अशोक स्तंभ जो है बिना किसी आधार के, बिना किसी चौकी के टिके हुए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ जो है वो चौकी पर टिकाया गया है। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर जो है पशुओं की आकृति है, जबकि ईरानी स्तंभ में शीर्ष पर मानव की आकृति है। अशोक स्तंभ जो है सपाट आकृति की है, जबकि ईरानी स्तंभ गराड़ीदार यानी खोखलेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्तूप की चर्चा की गई है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के उपरांत जो है उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिसे स्तूप कहा जाता है। यह 8 स्तूपों में से अब केवल पिपराहवा स्तूप के अवशेष ही प्राप्त होते हैं, यानी केवल यही बचे हुए हैं। यह स्तूप प्रायः ईंट एवं पत्थर यानी पत्थर के बने ठोस गुंबद होते थे। बौद्ध परंपरानुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। उसके बाद आता है पाषाण वेदिका। पाषाण वेदिका जो है मौर्यकालीन स्तूप एवं विहार वेदिका से घिरे होते थे। बोधगया एवं सारनाथ में अशोक कालीन वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं। उसके बाद आता है गुहा विहार। बौद्ध आजीविकाओं को रहने के लिए सम्राट अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा चट्टानों को काट तराश कर बनाई गई पाषाणी गुफा यानी पर्वत की गुफा जो बनाई गई है सम्राट अशोक या उसके पौत्र दशरथ के द्वारा, उसे हम लोग गुहा विहार कहते हैं, जिसमें बौद्ध आजीविका रहते थे। अशोककालीन गुफा में सबसे प्राचीन गुफा सुदामा गुफा है। लोमस ऋषि की गुफा प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठतम है। इसके अंदर की कोठरी गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार है।
लोमस ऋषि के गुफा के प्रवेश द्वार पर जो है वहाँ पर हाथियों द्वारा स्तूप पूजा का दृश्य प्रशंसनीय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूर्ति कला को देख लेते हैं। मूर्ति कला जो है मौर्य युगीन मूर्तियाँ पाषाण यानी पत्थर, धातु, मिट्टी की बनी होती थी। पाषाण निर्मित मूर्तियाँ 3 रूप में मिलती है, एक चट्टान काटकर, दूसरा जो है स्तंभ के ऊपर स्वतंत्र रूप या खुदाई किया हुआ, और तीसरा जो है स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियाँ। यानी 3 प्रकार के मूर्ति मिलते हैं कब? मौर्य युगीन काल में। उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति पाषाण मूर्ति कला की उत्कृष्टता को सूचित करती है। यानी उड़ीसा में धौली चट्टान को काटकर हाथी की मूर्ति बनाई गई है। चलिए अब लोक कला की हम बात कर लेते हैं। लोक कला जो है स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया, उसी को लोक कला कहते हैं। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी कला के प्रमाण है, जिसमें मूर्तियां प्रायः मिट्टी के बने होते थे। इनका तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ लोक कला के अंतर्गत निर्मित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं भूरे बलुआ पत्थरों की बनी हुई मिली है, जिस पर मौर्य कालीन चमकीली पॉलिश अभी भी विद्यमान है। उसके बाद आता है लोहानीपुर जो है पटना में है, वहाँ पर 2 नग्न पुरुषों की मूर्तियाँ मिली है, जो जैन शैली में कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। यानी ये भी मौर्य युगीन कला की देन है। अब चलिए मौर्य साम्राज्य का जो है बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध है वो देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और शांति के अनुगामी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि तथा जियो और जीने दो जैसे लोक कल्याणकारी आदर्शों को अपने राजधर्म में शामिल किया। कौन? सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध नीतियों एवं उनके आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए भारत के बाहर भी कई देशों में अपने धम्म महामात्रों को भेजा। यहाँ तक कि इसके प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी लगाया। किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सारनाथ में संरक्षित सारनाथ सिंह स्तंभ यानी जिसे हम चतुर्सिंह स्तंभ कहते हैं में चतुर्सिंह के नीचे भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पशु यानी 4 पशु जो हमने बताया आपको, हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण है। इसमें हाथी जो है वो भगवान बुद्ध के गर्भस्थ यानी गर्भ में होने का, बैल जो है उनके जन्म का, अश्व जो है उसके गृह त्याग का और सिंह जो है उसके सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। इसमें अशोक सम्राट ने भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया था। बौद्ध भिक्षु के वर्षावास यानी वर्षावास कहते हैं विश्राम स्थल को, यानी उसे विहार भी हम कहते हैं। इसी विहार के नाम पर इस राज्य का नाम जो है बिहार पड़ा। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उसके विश्राम स्थल को विहार कहा जाता था। उसी के कारण हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा कालांतर में। के रूप में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों में कई रॉक कट गुफा यानी पत्थर को काटकर जो गुफा बनाया गया है वो निर्माण कराया गया है। किसके द्वारा? जो मौर्य कालीन सम्राट थे उसके द्वारा। यानी अब जो है ये यहाँ पर मौर्य कालीन जो कला है, जो स्थापत्य है वो समाप्त होता है। अगले क्लास में जो है हम गुप्त कला की चर्चा करेंगे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।